नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आज की यह खबर देश के उन लाखों बुजुर्गों से जुड़ी है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कारखानों, मिलों, फैक्ट्रियों और निजी संस्थानों में नौकरी करते हुए बिताया। नौकरी के दौरान अपनी कमाई से भविष्य के लिए योगदान किया और यह उम्मीद रखी कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम इतनी आर्थिक सुरक्षा जरूर मिलेगी जिससे बाकी जिंदगी सम्मान के साथ गुजर सके। लेकिन आज बड़ी संख्या में ईपीएस 95 पेंशनर ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां सीमित मासिक पेंशन के सामने बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्च लगातार बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत देने और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग लगातार चर्चा में बनी हुई है। पेंशनरों की प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ते जैसी व्यवस्था भी लागू हो, ताकि समय के साथ बढ़ती कीमतों का असर उनकी मासिक आय पर इतना भारी न पड़े। लेकिन दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मांगों को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है। क्या सरकार के स्तर पर कोई ठोस प्रस्ताव मौजूद है? क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जा चुका है? और अगर फैसला नहीं हुआ है तो फिर पेंशनरों को राहत मिलने में सबसे बड़ी रुकावट आखिर कहां है? सोशल मीडिया और अलग अलग वीडियो में समय समय पर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, किसी मंत्रालय में फाइल आगे बढ़ गई है या जल्द ही नई पेंशन की घोषणा होने वाली है। लेकिन यहां पेंशनरों को सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि किसी संगठन की मांग, किसी नेता का बयान, किसी बैठक की जानकारी और सरकार की आधिकारिक मंजूरी, ये सभी अलग अलग बातें हैं। जब तक संबंधित विभाग या सरकार की ओर से स्पष्ट लिखित आदेश, अधिसूचना या आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आती, तब तक किसी भी वायरल दावे को अंतिम फैसला मान लेना उचित नहीं होगा। इसलिए अगर कोई दावा करता है कि पेंशन बढ़ाने का निर्णय हो चुका है, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आधिकारिक आदेश किस विभाग ने जारी किया है, नई व्यवस्था कब से लागू होगी, किन पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा और भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। इन सवालों के स्पष्ट जवाब के बिना सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उम्मीद बांधना पेंशनरों के लिए आगे चलकर निराशा का कारण बन सकता है। अब जरा उस वास्तविक परेशानी को समझिए जिसकी वजह से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग इतनी महत्वपूर्ण बन गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सीमित पेंशन में घर का खर्च चलाना पहले ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब इसी उम्र में दवाइयों, डॉक्टर की फीस, जांच और इलाज का खर्च जुड़ जाता है, तब आर्थिक दबाव और बढ़ जाता है। महंगाई बढ़ने के साथ रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन जिन पेंशनरों की आमदनी लंबे समय तक लगभग उसी स्तर पर रहती है, उनके लिए हर महीने का बजट बिगड़ता जाता है। कई बुजुर्गों के सामने ऐसी स्थिति बन जाती है जहां उन्हें राशन, बिजली, दवाइयों और दूसरे जरूरी खर्चों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें सामान्य रूप से बढ़ती हैं, और अगर परिवार की तरफ से नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध न हो तो छोटी सी अतिरिक्त बीमारी भी पूरे महीने के बजट को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि पेंशन संगठन सिर्फ रकम बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सम्मानजनक जीवन, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग भी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जिन लोगों ने अपने कामकाजी जीवन में योगदान दिया, उन्हें वृद्धावस्था में ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे वे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। इसी बीच ईपीएस 95 पेंशनरों के सामने एक और गंभीर समस्या आती है, और वह है पुराने रिकॉर्ड तथा दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया। बहुत से कर्मचारी अपनी नौकरी कई दशक पहले पूरी कर चुके हैं। जिस संस्थान में उन्होंने काम किया वह अब बंद हो सकता है, कंपनी का मालिक या प्रबंधन बदल चुका हो सकता है, पुराने रिकॉर्ड किसी दूसरे स्थान पर जा चुके हो सकते हैं, या कई जरूरी कागजात समय के साथ उपलब्ध नहीं रह गए होंगे। ऐसे में जब किसी लाभ या पात्रता को साबित करने के लिए पुराने रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, तो बुजुर्ग पेंशनर के लिए यह प्रक्रिया काफी कठिन हो सकती है। कई लोग उम्र दराज हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और सरकारी कार्यालयों या पुराने नियोक्ता से संबंधित दस्तावेज जुटाने में उन्हें काफी परेशानी होती है। इसलिए पेंशन संगठनों की ओर से यह मांग भी उठाई जाती रही है कि जहां व्यक्ति की पात्रता रिकॉर्ड से स्पष्ट हो सकती है, वहां प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और केवल तकनीकी कमी या पुराने दस्तावेज की समस्या के कारण किसी वास्तविक पात्र व्यक्ति का अधिकार न रुके। डिजिटल व्यवस्था के इस दौर में सत्यापन के ऐसे सरल तरीके विकसित किए जा सकते हैं जिससे बुजुर्गों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। ईपीएस 95 से संबंधित मामलों में न्यायालय के फैसलों और ईपीएफओ की ओर से जारी निर्देशों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उच्च पेंशन और उससे संबंधित विकल्पों को लेकर समय समय पर न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्देश सामने आए हैं, लेकिन किसी भी फैसले की जानकारी को समझते समय यह देखना जरूरी है कि वह किस श्रेणी के कर्मचारियों और किन परिस्थितियों पर लागू होता है। केवल यह सुन लेना कि अदालत ने किसी मामले में फैसला दिया है, इसका मतलब यह नहीं होता कि देश के हर पेंशनर को अपने आप वही लाभ मिलने लगेगा। वास्तविक लाभ पात्रता, सेवा रिकॉर्ड और संबंधित नियमों के अनुसार तय हो सकता है।
इसलिए पेंशनरों को किसी भी अपुष्ट संदेश या वायरल वीडियो के आधार पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। खास तौर पर ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो फोन या मैसेज के जरिए यह दावा करें कि वे पैसे लेकर पेंशन बढ़वा सकते हैं, सरकारी रिकॉर्ड ठीक करा सकते हैं या निश्चित रूप से कोई लाभ दिला सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी या जरूरी दस्तावेज साझा करना भी जोखिम भरा हो सकता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लंबे समय से पेंशनरों और सरकार के बीच चर्चा का विषय रहा है। अगर ईपीएफओ की व्यवस्था में बड़ी राशि और निवेश मौजूद है तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन क्यों नहीं जुटाए जा सकते? पेंशनरों के नजरिए से यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन पूरी वित्तीय व्यवस्था को समझना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी फंड में मौजूद पूरी राशि को सीधे पेंशन भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग योजनाओं के अपने नियम, भविष्य की देनदारियां, निवेश संबंधी प्रावधान और वित्तीय जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए केवल किसी बड़े फंड की कुल राशि देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि उसकी पूरी रकम न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में लगाई जा सकती है। फिर भी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर है कि अगर वर्तमान पेंशन महंगाई के मुकाबले कमजोर पड़ रही है तो लंबे समय के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों न बनाई जाए जिसमें न्यूनतम पेंशन की समय समय पर समीक्षा हो और बुजुर्गों को हर बार नई राहत के लिए आंदोलन, झापन और मांग पत्र का सहारा न लेना पड़े। यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ घोषणा से ज्यादा जरूरी है एक स्पष्ट और टिकाऊ वित्तीय मॉडल। अगर 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई राहत की मांग पर तत्काल निर्णय लेना आर्थिक रूप से कठिन है तो सरकार की ओर से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अतिरिक्त खर्च कितना होगा, संसाधन कहां से आएंगे, कितने पेंशनरों को फायदा मिलेगा और भविष्य में इस व्यवस्था को किस तरह लगातार चलाया जाएगा। जब इन सवालों का जवाब सार्वजनिक रूप से सामने आएगा तभी इस मुद्दे पर चल रही बहस भावनाओं और अफवाहों से निकलकर वास्तविक आंकड़ों और व्यवहारिक समाधान की तरफ बढ़ सकेगी। और दोस्तों, यहीं पर मामला सिर्फ पेंशन की रकम तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि बुजुर्गों की दूसरी बड़ी जरूरत है बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा। आखिर सीमित पेंशन में अगर हर महीने का बड़ा हिस्सा दवाइयों और इलाज पर चला जाए तो केवल पेंशन में बढ़ोतरी भी कितनी राहत दे पाएगी। इसलिए अगला बड़ा सवाल चिकित्सा सुविधा और कैशलेस इलाज का है। और इसी के साथ यह भी समझना जरूरी है कि पेंशनरों की मांगों पर सरकार के सामने असली चुनौती क्या है और आगे राहत का रास्ता किस तरह निकल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो ईपीएस 95 पेंशनरों की जिंदगी में पेंशन की रकम जितना ही महत्वपूर्ण है, और वह है इलाज की सुविधा। उम्र बढ़ने के साथ शरीर को पहले से ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। नियमित दवाइयां, डॉक्टर से सलाह, जांच, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत और अचानक आने वाला स्वास्थ्य खर्च किसी भी बुजुर्ग परिवार का पूरा बजट बिगाड़ सकता है। ऐसे में अगर मासिक पेंशन पहले से सीमित हो तो बीमारी केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं रहती, बल्कि परिवार के लिए आर्थिक संकट भी बन जाती है। इसी वजह से पेंशनर संगठन बेहतर चिकित्सा व्यवस्था और कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद किसी बुजुर्ग को इलाज के लिए अपनी छोटी सी पेंशन का बड़ा हिस्सा खर्च करने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर सभी पेंशनरों के लिए एक साथ व्यापक व्यवस्था लागू करना मुश्किल है तो चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों का नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। निर्धारित अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जा सकती है, जरूरी दवाइयों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई जा सकती है और गंभीर बीमारियों के लिए अलग स्वास्थ्य सहायता मॉडल तैयार किया जा सकता है। क्योंकि असली सामाजिक सुरक्षा वही होगी जिसमें बुजुर्ग को सिर्फ महीने की पेंशन ही नहीं बल्कि बीमारी के समय इलाज की सुरक्षा का भरोसा भी मिले। अब सवाल उठता है कि क्या केवल पेंशन बढ़ा देना इस समस्या का स्थायी समाधान है? जवाब है पूरी तरह नहीं। पेंशन में बढ़ोतरी निश्चित रूप से राहत दे सकती है, लेकिन अगर महंगाई लगातार बढ़ती रहे और हर कुछ साल में पेंशन की वास्तविक खरीद क्षमता कम होती जाए तो कुछ समय बाद फिर वही परेशानी सामने आ सकती है। इसलिए पेंशनरों की मांग को केवल एक निश्चित रकम तक सीमित करके देखने के बजाय सरकार को ऐसी व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए जिसमें महंगाई और जीवन यापन की लागत के हिसाब से न्यूनतम पेंशन की समय समय पर समीक्षा हो। इससे हर बार नई मांग उठने, आंदोलन करने और अलग अलग स्तर पर झांपन देने की जरूरत कम हो सकती है। एक स्थायी फार्मूला या स्पष्ट समीक्षा तंत्र पेंशनरों के लिए ज्यादा भरोसेमंद व्यवस्था साबित हो सकता है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि सरकार वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा मॉडल बनाए जो आज राहत देने के साथ आने वाले वर्षों में भी टिकाऊ रहे, क्योंकि किसी भी योजना की घोषणा करना आसान हो सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक बिना वित्तीय दबाव के चलाना असली चुनौती होती है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनरों के आंदोलन की बात करें तो अलग अलग समय पर देश के कई हिस्सों में उनकी आवाज उठती रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर विभिन्न राज्यों में पेंशन संगठनों ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना हर नागरिक का अधिकार है।
लेकिन आंदोलन की सफलता केवल भीड़ जुटाने से नहीं, बल्कि सही मुद्दे, स्पष्ट मांग, मजबूत तथ्य और लगातार संवाद से तय होती है। बुजुर्ग पेंशनरों की आवाज जितनी संगठित और तथ्यपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचेगी, उतनी ही गंभीरता से उस पर चर्चा होने की संभावना बढ़ेगी।